Assalamu alaikum dear learners, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और न्यूमेरिकल्स के हवाले से भी ये इम्पॉर्टेंट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको हम आज अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We have studied about that an object can move in a circular path। इसमें कह रहा है कि हम पहले पढ़ चुके हैं। We have studied, हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कल के अंदर मूव कर सकता है विद यूनिफॉर्म स्पीड, अपनी एक जैसी रफ्तार के साथ, ओनली इफ़ द फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी इज़ एक्टिंग कॉन्स्टेंटली ऑन इट। यानी हमने पहले टॉपिक के लास्ट में पढ़ा था कि कोई भी सब्जेक्ट उस वक्त तक कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कल के अंदर मूव करता रहेगा जब उसकी वेलोसिटी और फोर्स जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे पिछले पेज में यहाँ पे डायग्राम में भी देखा था कि किस तरह फोर्स और वेलोसिटी जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, जब उनके दरमियान 90 का जाविया होगा, तो तब ही जो बॉडी है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कल के अंदर मूव करती रहेगी। दिस फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहता है कि ये जो फोर्स है जिस वजह से बॉडी किसी सेंटर की तरफ खींची चली जाती है और बाहर नहीं गिरती, जैसे हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, तो कहता है कि ये जो फोर्स है ये इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा जो सर्कल का जो सेंटर है यानी जो उसका मरकज़ है उसकी तरफ होती है। यानी जब भी जिस्म किसी दायरे के अंदर, किसी सर्कल के अंदर हरकत करता है तो वो फोर्स जो है वो हमेशा उसको दायरे के अंदर वाली साइड यानी सेंटर की तरफ खींचती है, ताकि जो जिस्म है वो सर्कल के अंदर ही मूव करता रहे और बाहर ना निकले। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप ज़रा गौर करें तो इसी लफ्ज़ से ही ज़ाहिर हो रहा है कि सेंटर पिटल होता है खींचना, सेंटर की तरफ खींचने वाली जो फोर्स होती है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि सेंट्री का मतलब हो गया सेंटर यानी कि मरकज़ की तरफ, और पिटल का मतलब होता है खींचने वाली, यानी सेंटर की तरफ खींचने वाली जो फोर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड कैन बी डिफाइंड एज, इसे कहता है इस तरह इसे डिफाइन किया जा सकता है, द फोर्स कैन काजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल एट कॉन्स्टेंट स्पीड इज़ कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ऊपर भी हमने देखा कि वो फोर्स जो किसी जिस्म को एक कांस्टेंट स्पीड के साथ दायरे में या किसी सर्कल में मूव करने पर मजबूर करे उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी जब कोई भी चीज़ है, कोई भी बॉडी है, बग़ैर अपनी स्पीड को बदले एक ही सर्कल में चलती जा रही हो और उस पर एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स काम करती होती है जो इसे किसी भी सर्कल का जो सेंटर है उसकी तरफ खींचती है, और वो फ़ोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फ़ोर्स कहलाती है। याद रखें स्टूडेंट्स के जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है और ये फोर्स क्या काम किरदार अदा करती है, और अगर ये फोर्स ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा। ये कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं जो आपको याद रखना होंगी। तो देखिए, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है, यानी सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये किसी भी जिस्म को, किसी भी चीज़ को दायरे के अंदर या सर्कल के अंदर मूव करवाती है। अगर ये इस फोर्स को ख़त्म कर दिया जाए तो जो कोई भी बॉडी है वो एक सर्कल के गिर्द ना घूमे बल्कि एक सीधी लाइन के अंदर चली जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि जो ज़मीन है वो सूरज के अराउंड जो घूमती है, और इसी तरह जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट ना हो तो ज़मीन और चाँद और सूरज ये सीधी सीधी लाइन में ही हरकत करे और कोई भी एक दूसरे के इर्द गिर्द राउंड ना करे। सो ये जो फोर्स होती है ये किसी भी बॉडी को उसके सर्कल के गिर्द, उसके किसी भी बॉडी के अराउंड गर्दिश करवाने के लिए, उसको मूव करवाने के लिए या उसको रोटेट करवाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होती है। इसके बगैर कोई भी बॉडी जो है वो एक सर्कल के अंदर मूव नहीं कर सकती। सो ये फोर्स जो है ये, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में भी और फिज़िक्स के में भी हम इसको समझेंगे। आगे देखिए, आगे वो उसके जो फार्मूला है उसको डिफाइन करने जा रहा है। कह रहा है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड वी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज़ गिवन बाय। इसमें वो कह रहा है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ किसी भी सर्कल जिसका रेडियस r है उसके अंदर मूव कर रही है। ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है और ये बॉडी है, उसका मास m है
और जो उसकी स्पीड है यानी कि स्पीड के साथ वो मूव कर रही है वो उसकी वी है, और वो कांस्टेंट है यानी ना वो कम हो रही है ना वो ज़्यादा हो रही है, बल्कि एक कांस्टेंट एक जैसी स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रही है। और जो ये सर्कल का रेडियस है वो कितना है, आर के बराबर है। कहते हैं अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हों तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या है, उसने यहाँ पे बयान किया हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर वी। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में तीन बातें जो उसने ऊपर बयान की हैं वो डिफ़ाइन करने जा रहा है कि मास जो है वो और वेलोसिटी का स्केयर और आर से हमने डिवाइड करना है तो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला आ जाएगा। अब आप ज़रा गौर करिए कि मास और वेलोसिटी जो है एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो आर है वो उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आर जो है वो डिवाइड रेशो में है। अब देखिए कि अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी सेंटीमीटर फोर्स बढ़ेगी क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगी, और क्योंकि स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है इसलिए ये फिल फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह अगर रेडियस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगी, इसी तरह ये कम होगी तो ये बढ़ेगा। सो ये एक दूसरे के इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, या तो मास को बढ़ाना होगा या रेडियस को घटाना होगा या रेडियस को कम करना होगा। रेडियस को कम करने से क्या मुराद है कि हमें दायरा को कम करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहते हैं तो हमें दायरे की जो लेंथ है या उसका जो रेडियस है, रेडियस से मुराद यही है कि दायरे की जो लेंथ है या उसको छोटा कर दिया जाए सेंटर को। चलिए जी स्टूडेंट्स, आगे हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल में उसने बताया हुआ है कि 150 ग्राम स्टोन अटैच टू अ स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर फी सेकंड। इसमें उसका मास बताया गया है और एक स्टोन है, कहता है वो एक धागे के साथ बांधा हुआ है एक रस्सी के साथ, और उसको एक सर्कल के अंदर घुमाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे उसकी फिगर में कि एक पत्थर जो है वो एक रस्सी के साथ बांधा गया है और उसको एक सर्कल के अंदर मूव करवाया जा रहा है। कहता है कि इस जो पत्थर का जो मास है वो कितना है, 150 ग्राम, और जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है वो कितनी है, 8 मीटर फी सेकेंड है। ओके जी, आगे कह रहा है कि कैलकुलेट द सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रोक। कहता है कि जो सेंटीमीटर फोर्स है वो मालूम कीजिए निगलेक्ट इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी। कहता है कि आपने ग्रेविटी का जो असर है उसको निगलेक्ट कर देना। तो चलिए इसको देखते हैं। कहता है कि मास कितना है, 150 ग्राम है। उसको जब ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज किया, क्योंकि किलोग्राम हमारे पास ऐसा यूनिट है, हम फर्स्ट चैप्टर में रीड कर रहे हैं कि मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम है, ग्राम नहीं है, इसलिए हमें इसके ऐसे यूनिट में चेंज करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 150 को 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.15 किलोग्राम। उसके बाद इसकी जो स्पीड है वो कितनी दी गई है, 8 मीटर फी सेकंड दी गई है, और रेडियस ऑफ सर्कल कितना है वो है हमारे पास 1.2 मीटर। और इसकी हमने फाइंड आउट क्या करनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। हम ऊपर पढ़े हैं सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला क्या है, आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है, इसको नोट डाउन कर ले, इसको प्रैक्टिस करें बार बार लिखे, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका फार्मूला देखिए, हमने यहाँ पे पुट किया है FC इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। हम जानते हैं कि M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 0.15 किलोग्राम। उसके बाद जो V है, V की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर फी सेकंड। अब देखिए कि V का स्केयर लेना है, इसलिए V का स्केयर ले लिया, और उसके बाद रेडियस की वैल्यू कितनी है, 1.2। इनको जब हम आप एक दूसरे के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 न्यूटन, तो वो इसकी फाइनल वैल्यू होगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे उसने बताया है कि सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। अब इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम इसकी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं अपनी डेली लाइफ में कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि जब रोड पे हम जा रहे हों, किसी गाड़ी में बैठे हुए हों, तो अचानक कोई टर्न आ जाता है। जब गाड़ी टर्न लेती है तो वो सीधी लाइन में नहीं चली जाती, बल्कि टर्न को फॉलो करती है, वो गाड़ी भी जो है टर्न हो जाती है। और देखिए कि जो गाड़ी टर्न होती है, इस तरह करके टर्न होती है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो गाड़ी एक सीधी लाइन में नहीं चली जाती बल्कि वो टर्न हो जाती है।
तो बॉडी को टर्न करने के लिए एक ऐसी फोर्स की ज़रूरत होती है जो इसको एक दायरे में मोड़ सके, गाड़ी सीधी ना रहे बल्कि उसको एक दायरे में मोड़ सके। और वो जो फोर्स होती है जो गाड़ी को उस टाइम पे चाहिए होती है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगे एक गाड़ी के ऊपर तो वो सीधी ही मूव कर जाए, किसी खाई में जा गिरे, बल्कि वो खाई में जा गिरेगी लेकिन वो एक जो टर्न नहीं लेगी या मुड़ेगी नहीं बल्कि सीधी मूव कर जाएगी। इसी तरह हमने देखा कि जब ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना, उसको भी सेंटीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है क्योंकि वो सर्कल के गिर्द घूम रही है। सो ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं ये हमें सेंटीपिटल फोर्स को रिवील करवाती हैं, हमें इनके कॉन्सेप्ट को समझने में मदद देती हैं। आगे स्टूडेंट्स हमने देखना है कि सोर्सेज ऑफ सेंटीपिटल फोर्स क्या हैं। देखिए ज़रा, वी हैव लर्न दैट सेंट्रीपिटल फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड इफ़ द बॉडी इज़ टू बी मेंटेन्ड इन इट्स सर्कुलर पाथ। इसमें वो कह रहा है कि वी हैव लर्न, हमने सीख चुके हैं या हमने सीख लिया है कि अगर किसी जिस्म को दायरे के अंदर हरकत करवानी है, अगर किसी जिस्म को दायरे के अंदर हरकत करवानी है तो उसको एक सेंटर की तरफ लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कहता है कि अगर आपको किसी भी बॉडी को एक सर्कल के अंदर हरकत करवाना ही है तो आपको उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देनी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक सर्कल में हरकत करवाने के लिए लाजमी है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होगी तो कोई भी बॉडी एक सर्कल के अंदर हरकत नहीं कर सकेगी। जी तो आगे देखिए, इफ़ वी टाई आ स्टोन टू वन एंड ऑफ आ स्ट्रिंग, कहता है कि अगर आप कोई भी पत्थर है उसको एक रस्सी के टुकड़े के एक सिरे के साथ जोड़ देते हैं, उसको टाई कर लेते हैं, उसको बांध लेते हैं। एंड विल्ड का माने होता है घुमाना, और इसको घुमाते हैं फ्रॉम द अदर एंड, दूसरे सिरे से। ये देखिए आपको ऊपर स्क्रीन पे वीडियो नज़र आ रही होगी कि बच्चे ने एक रस्सी के टुकड़े के साथ पत्थर को बांध रखा है और दूसरे टुकड़े से उसको पकड़कर घुमा रहा है। वी विल हैव टू एक्सर्ट आ फोर्स ऑन द स्टोन थ्रू द स्ट्रिंग, कहते हैं कि हमें रस्सी के जरिए पत्थर पर एक फोर्स लगानी पड़ेगी। अब हम पत्थर को तो लेके हाथ में नहीं ना घूम रहे, हमने रस्सी के एक टुकड़े को पकड़ा हुआ है एक साइड पे, हम रस्सी को घुमा रहे होते हैं तो जो पत्थर का टुकड़ा है वो खुद ब खुद घूमी जा रहा होता है। और देखिए आगे, इफ़ वी रिलीज द स्ट्रिंग व्हेन इट इज़ एट एनी पॉइंट पी, द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलोंग द टेंजेंट पी क्यू ऑफ द सर्कल। इसमें वो कह रहा है कि अगर हम रस्सी को किसी भी पॉइंट पर यानी पी पर अगर छोड़ दें, या खुदा न खास्ता जो रस्सी टूट जाए या हम रस्सी को खुद ही छोड़ दें, तो ये जो पी पॉइंट है इस पर हम रस्सी को छोड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम रस्सी को घुमाते घुमाते छोड़ते हैं तो ये जो भी पत्थर होगा या रस्सी होगी वो एक सर्कल में जो मूव नहीं करेगा बल्कि एक साइड पे निकल जाएगा, और वो जिस साइड पे निकलेगा वो उसका टेंजेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रस्सी को छोड़ा और ये जो पत्थर है ये फिर अपने इस मूवमेंट को कंटिन्यू नहीं रखेगा बल्कि इस डायरेक्शन में निकल जाएगा, इस डायरेक्शन में निकल जाएगा और ये नया रास्ता बन जाएगा जिसको क्या कहेंगे, पी क्यू कहेंगे। ठीक है, ये क्यों निकला है इस टेंजेंट के रास्ते पर, क्योंकि जब हम बॉडी को मूव करवा रहे थे, अपने हाथ से फोर्स दे रहे थे तो सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हो रही थी जो बॉडी को उसकी सेंटर की तरफ खींच के रखती थी। लेकिन जब हमने इसको छोड़ दिया सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म हो गई जिसकी वजह से बॉडी मूव कर गई। ये क्यों हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स के ख़त्म होने से। देन इट विल मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट अपॉन इट। इसमें वो कह रहा है कि जब हम रस्सी को छोड़ देते हैं तो जो एक नया रास्ता इख्तियार कर लेती है जो बिल्कुल टेंजेंट होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, और वो बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ उस डायरेक्शन में मूव कर जाती है। आगे देखिए, इन फैक्ट द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग वाज प्रोवाइडिंग द स्टोन द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप इट अलोंग द सर्कुलर पाथ। इसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है कि बॉडी तो निकल गई एक टेंजेंट की लाइन पे, जो उस बॉडी को यानी उस पत्थर को एक सर्कल के अंदर मूव करवा रही थी वो कौन सी चीज़ थी, उसकी टेंशन थी। ठीक है, इनफैक्ट हकीकत में द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग यानी जो इस रस्सी के अंदर तनाव था, तनाव किस वजह से पैदा हुआ था, जो हम हाथ से फोर्स दे रहे थे उस फोर्स की वजह से उस रस्सी के अंदर टेंशन यानी तनाव पैदा हो गया, जो सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को मुहैया कर रहा था, प्रोवाइड कर रहा था, जो उस पत्थर को एक सर्कल के अंदर मूव करवा रहा था। यानी जब हम हाथ से उस रस्सी को हिला रहे थे, हमारी हाथ की दी गई फोर्स की वजह से उस रस्सी के अंदर टेंशन पैदा हुई, और उस टेंशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हुई जो उस पत्थर को सर्कल के अंदर मूव करवा रही थी। जो ही हमने रस्सी को छोड़ दिया, हमारी फोर्स जो हम हाथ से दे रहे थे वो ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स भी ख़त्म हो गई, और सेंट्रीपिटल फोर्स के ख़त्म होने के साथ ही बॉडी ने अपनी सर्कल के अंदर मूव होना ख़त्म कर दिया और वो एक सीधी लाइन में मूव कर गई। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ही वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को उसके सर्कल के गिर्द मूव करवाती है, अगर वो ना हो तो बॉडी एक सीधी लाइन में मूव कर जाए।
आगे देखिए जी, when we release the string we stop applying force on the stone and hence it move in a certain, वही बात जो हमने ऊपर की है कि जब हम रस्सी को छोड़ देते हैं तो हम अपनी फोर्स जो है, स्टॉप अप्लाइंग फोर्स, जो हम फोर्स लगा रहे थे वो हमने रोक दी, छोड़ दी, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में हरकत कर जाती है, उसकी सेंटीमीटर फोर्स है वो ख़त्म हो जाती है। आगे उसने दूसरी एग्जांपल दी है कि नो कंसीडर द केस ऑफ द मून विच मूव्स अराउंड द अर्थ एट कांस्टेंट स्पीड। कहता है कि दूसरी एग्जांपल लीजिए कि जैसा चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द हरकत करता है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो ये भी क्यों मूव कर रहा होता है, क्योंकि उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बॉडी उसके गिर्द, ज़मीन के गिर्द हरकत करने पर मजबूर करती है। अगर वो फोर्स ना हो तो ज़मीन और चांद कभी भी एक सर्कल के अंदर ना घूमे बल्कि एक सीधी लाइन में ही मूव करते जाएं। आगे देखिए, द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स टू कीप इट इन इट्स आर्बिट। कहता है कि जो ज़मीन की जो ग्रेविटी की फोर्स है वही मून को उसके सेंटर में रखने पर मजबूर करती है या सेंटीमीटर फोर्स को मुहैया करती है ताकि वो उसके आर्बिट में ही गर्दिश करता रहे। स्टूडेंट, मामले पर गौर करें कि जो ज़मीन के गिर्द चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द मुसलसल एक ही कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहता है। अब ज़मीन की जो ग्रेविटी है, जो उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो चांद को उस दायरे पर रखने के लिए ज़रूरी जो सेंटीमीटर फोर्स है वो प्रोवाइड करती है ताकि वो एक सेंटर में ही घूमता रहे, सीधी लाइन में ना जाए। आगे देखिए, सेम इन द केस ऑफ सेटाइट। कहता है कि सेटाइट के केस में भी सेम ऐसा ही होता है कि सेटाइट जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द ऑर्बिटिंग द अर्थ इन सर्कुलर पाथ। कहता है कि ज़मीन के इर्द गिर्द एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमते रहते हैं सेटेलाइट्स भी विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। और ये क्यों घूमते रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो उनको एक सर्कल के अंदर घूमने पर मजबूर करती है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। वही बात के ऊपर जब हमने पढ़ा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो चांद को ज़मीन के गिर्द मूव करवाती है, इसी तरह कहता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वही अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करता है ताकि जो सेटेलाइट्स हैं वो हमारी जो ज़मीन है उसके इर्द गिर्द घूमते ही रहें। अगर तो सेंट्रीपिटल फोर्स ना होगी तो जो सेटेलाइट्स हैं वो अर्थ के अराउंड मूव नहीं करेंगे बल्कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाए। यानी वो सेटेलाइट्स जो हमें वेदर कंडीशंस के बारे में बताते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हैं, जो हमारे वेदर सेटेलाइट्स हैं, ज़मीन के गिर्द इस वजह से घूमते हैं क्योंकि ज़मीन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उन्हें अपने इर्द गिर्द ऐसे खींच के रखती है, जैसे मैग्नेट की फोर्स होती है उस तरह खींच के रखती है और उनको दूर नहीं जाने देती। और अगर ये फोर्स ना लगे तो वो खला में, स्पेस में सीधे ही मूव कर जाएँ, बल्कि एक सेंटर के अंदर ना घूमे बल्कि एक सीधी लाइन में मूव कर जाएँ। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे फिर उसने एग्जांपल दी है। इस सारे टॉपिक में वो हमें एग्जांपल्स के साथ ही इस टॉपिक को क्लियर करवाएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएगा। आगे वो एग्जांपल दे रहा है एक वॉशिंग मशीन ड्रायर की। कहता है कि वन ऑफ द रियल एग्जांपल इज़ द वॉशिंग मशीन ड्रायर। एक वॉशिंग मशीन ड्रायर की एग्जांपल है। अ ड्रायर इज़ अ मेटेलिक सिलेंड्रिकल ड्रम विद मैनी स्मॉल होल्स इन इट्स वॉल्स। अब जो हमारी उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है वॉशिंग मशीन ड्रायर की, जो कपड़ों को खुश करने के लिए, कपड़ों को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस मिसाल से हमें अच्छी तरह पता चलेगा कि किस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है। आपने अपने घरों में ड्रायर मशीन को अच्छे से देखा होगा कि वो क्या होता है, एक मेटल का एक सिलेंडर नुमा ड्रम होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एक सिलेंडर नुमा होता है जिसकी वाल्स में जो बारीक बारीक सुराख होते हैं। इसका मतलब ये है कि ड्रायर जो है वो अंदर से बिल्कुल एक डब्बे की तरह नहीं होती बल्कि एक जो है एक सिलेंडर नुमा होती है, उसके अंदर छोटे 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 होल्स होते हैं। आपने गौर किया होगा कि छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं। ये जो होल्स होते हैं ये पानी को बाहर निकालने के लिए हेल्प आउट करते हैं। अगर ये होल्स ना हो तो पानी कभी भी बाहर ना निकले। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए ये होल्स होते हैं, उसके सिलेंडर के अंदर ये पानी को बाहर निकालते हैं ताकि कपड़े जो हैं वो ड्राई हो सकें। जब कपड़े घूमते हैं तो ये जो सुराख होते हैं ये पानी को बाहर निकालने में हेल्प आउट करते हैं ताकि जो कपड़ों का सारा पानी जो है वो निचड़ जाए और कपड़े जो हैं वो ड्राई हो जाएं। वेट क्लोथ्स आर पुट इन इट। कहता है कि जो गीले कपड़े होते हैं वो इनके अंदर डाले जाते हैं। व्हेन द सिलेंडर रोटेट्स रैपिडली। कहता है कि जब सिलेंडर को हम तेज़ी से घुमाते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन क्लोथ्स एंड ड्रम वाल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कहते हैं कि जो कपड़ों और ड्रम की दीवारों के दरमियान जो रगड़ होती है, जो फ्रिक्शन होती है, वो ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करती है ताकि जो ड्रम है या जो ये मशीन का जो ड्रम है वो एक सर्कल के अंदर ही घूमता रहे। यानी इस रगड़ की वजह से कपड़ों को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है।
एज द वाटर मालिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, कहता है कि चूँकि पानी के जो मालिक्यूल होते हैं आज़ाद होते हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, जुड़े नहीं होते, वो आज़ाद मूव कर रहे होते हैं, सो दे कैन नॉट गेट द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। इसलिए कहता है कि उनको दायरे में जो सर्कल में मूव करने के लिए सेंटीमीटर फोर्स की ज़रूरत नहीं होती या वो हासिल नहीं करते। एंड स्कैप फ्रॉम द ड्रम थ्रू द होल, इसलिए ड्रम के सुराखों के ज़रिए बाहर निकल आते हैं। यानी कपड़ों के जो पानी के कतरात होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं और इनके और ड्रम के दरमियान जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स लगती है वो ज़्यादा नहीं होती। इसलिए स्टूडेंट्स वो जो दायरे में हरकत नहीं कर पाते, यानी जिस तरह वो कपड़े एक सेंटर के अंदर सेंटर में हरकत कर रहे होते हैं जो कपड़े होते हैं, और इस तरह कहता है कि जो पानी के मालिक्यूल्स होते हैं वो एक सेंटर में हरकत नहीं करते, एक सॉरी सर्कल में हरकत नहीं कर पाते, और जैसे ही ड्रम घूमता है तो पानी के जो मालिक्यूल्स होते हैं या पानी के जो कतरे होते हैं वो बजाय एक सीधे बाहर आने के, बल्कि ये सुराखों के ज़रिए छींटों की तरह निकल कर बाहर आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि छींटों की जब टाइम मशीन के पास खड़े होते हैं तो हमें थोड़े-थोड़े छींटे फील हो रहे होते हैं, तो छींटों के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इंटू क्विक ड्राइंग ऑफ द क्लॉथ, कहता है कि इस वजह से जो कपड़े हैं वो जल्दी खुश्क आउट हो जाते हैं क्योंकि उनका सारा पानी निचड़ जाता है। आगे उसने एग्ज़ाम्पल दी है हमें क्रीम सेपरेटर की। अनदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ अ क्रीम सेपरेटर, कहता है कि एक दूसरी एग्जाम्पल क्रीम सेपरेटर की है। इन अ क्रीम सेपरेटर मिल्क इज विल्ड रैपिडली। अब देखिए स्टूडेंट्स के दूध में जो हल्की क्रीम होती है यानी बटर फैट होती है जिसको हम बटर कहते हैं, और बारी दूध के ज़रात दोनों मौजूद होते हैं, यानी एक दूध होता है और दूसरा बटर होता है, दोनों मौजूद होते हैं। अब जो क्रीम सेपरेटर है जो यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है, ये क्रीम सेपरेटर एक ऐसी मशीन है जो दूध को घुमाती है, एक स्पीड के साथ दूध को घुमाती है, जिसकी वजह से क्या होता है क्रीम सेपरेट हो जाती है और जो भारी दूध होता है वो सेपरेट हो जाता है। जो हल्की क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है और जो दूसरी क्रीम होती है वो नीचे बैठ जाती है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हमने की हुई है। तो क्या होता है मक्खन जो है वो तह तह के ऊपर उसकी एक तह बन जाती है और नीचे जो है वो दूध या जो लस्सी नीचे रह जाती है, और जो मक्खन होता है या जो बटर होता है वो ऊपर आ जाता है, जो क्योंकि वो बाकी दूध की निस्बत हल्का होता है और जो हल्के ज़रात हैं वो ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं और जो भारी दूध है वो नीचे बैठ जाता है। द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ क्रीम एक्सपीरियंस लेस सेंट्रीपिटल फोर्स एंड गैदर इन द सेंट्रल पाथ ऑफ द मशीन। यही सेम केस जो है वो यहाँ पे क्रीम सेपरेटर के केस में भी होता है। कहता है कि जो क्रीम के हल्के ज़रात होते हैं वो कम सेंटीमीटर फोर्स को फील करते हैं, महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो मशीन के दरमियान में जमा होना शुरू हो जाते हैं। The heavier particles of milk need greater centripetal force to keep their circular motion in circles of small radius। कहता है कि जो दूध के जो heavier particles होते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो सेंटीपिटल फोर्स को हासिल कर सकें अपनी सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए। इसलिए जो दूध के ज़रात होते हैं वो ऊपर नहीं आते बल्कि नीचे ही रहते हैं, क्योंकि उनको जो सेंटीपिटल फोर्स है वो काफ़ी मिलनी चाहिए या वो ज़्यादा सेंटीपिटल फोर्स को उनको रिक्वायर्ड होती है एक सर्कल के अंदर घूमने के लिए, इसलिए वो ऊपर नहीं आते। इन दिस वे दे मूव अवे टूवर्ड्स द वॉल। इस तरह वो कहता है कि जो दीवारों की तरफ निकल जाते हैं, यानी कि जो हैवी मिल्क पार्टिकल्स होते हैं वो आउटर वाल की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए ये आउटर वाल है, आउटर वाल की तरफ निकल जाते हैं जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो आउटर वाल की तरफ निकल जाते हैं, और जो लाइटर क्रीम होती है यानी कि जो बटर होती है वो अंदर की तरफ जमा होना शुरू हो जाती है। इस तरह क्रीम और मिल्क अलग अलग हो जाते हैं, और जो क्रीम सेपरेटर का काम ही यही होता है कि बटर को और मिल्क को अलग अलग करना। इस तरह पूरे प्रोसेस में असल किरदार किसका है, सेंटीपिटल फोर्स का है, क्योंकि हमारे पास ये टॉपिक ही सेंटीपिटल फोर्स का था, इसलिए इसमें असल किरदार जो है वो सेंटीपिटल फोर्स का है, जो लाइटर और हैवियर पार्टिकल्स को मुख्तलिफ जगह पर जमा करती है और इनको दोनों को अलग अलग कर सकती है। सो स्टूडेंट्स आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने सेंटीपिटल फोर्स को देखा, उसकी डेफिनेशन को देखा, हमने उसके बाद एग्जाम्पल को सॉल्व आउट किया, उसके बाद हमने सोर्सेज को देखा, इसमें हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देखा, एक स्टोन वाली एग्जाम्पल को देखा, उसके बाद हमने स्टोन और स्ट्रिंग की एग्जाम्पल को देखा, उसके बाद मून और अर्थ की एग्जाम्पल को देखा, इसी तरह हमने सेटेलाइट और अर्थ की एग्जाम्पल को देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह वॉशिंग मशीन ड्रायर के अंदर सेंटीमीटर फोर्स किरदार अदा कर रही होती है। उसके बाद हमने क्रीम सेपरेटर में देखा। सो ये डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी के साथ और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर